नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आचार्य अभिषेक एक बार फिर आपका एसके शुक्ला एजुकेट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय बच्चों, इससे पहले जो आपको वीडियो दिखाया गया था, जो भी आपको समझाया गया था, वो ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम पे था। आज हमारा नया टॉपिक है। आप लोग जो प्यार और स्नेह दे रहे हैं उससे बहुत ही मनोबल ऊपर बढ़ रहा है। इस स्नेह को बनाए रखिए। जो आपका आज नया टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे कई बार क्वेश्चन आयोग में पूछा गया है, तमाम आयोगों में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो ये हमारा जो नया टॉपिक बहुत ही सुंदर है, डाइजेस्टिव सिस्टम लेके आए हैं। इसमें तरह तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें जो आपको सबसे महत्वपूर्ण है, देखने में ये टॉपिक बहुत ही टफ लगता है कि इसको कैसे समझें। तो इसके बेस को हम पकड़ के लेके चलेंगे। साइंस को हमें रटना ही नहीं, समझना भी है, जो हमारी थीम है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो पहले हमें इसके बेस को देखें कि डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या। तो जो हम खाते पीते हैं, जो भोजन निगलते हैं, ये जो जटिल पदार्थ में लिया गया है भोज्य पदार्थ, ये इससे कुछ पाचक एंजाइम निकलते हैं। हमारे शरीर के जो इंटरनल आर्गन्स हैं, जिनको ग्लैंड कहते हैं, जो इसको पचाते हैं, जटिल मॉलिक्यूल को सरल मॉलिक्यूल में एंजाइम की सहायता से बदलना ही क्या कहलाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें पचाना क्या है और हम क्या खाते हैं जो पचाते हैं। क्या हम जितना ही दिया गया है इस नेचर के द्वारा, इस प्रकृति में जो चीज़ें हैं, क्या हम सब पचा सकते हैं? क्या चीज़ें हम पचाते हैं, क्या खाते हैं, वही हमें जानना है। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान दे दिए तो हम ये कभी भी गलत नहीं होगा इससे आए हुए प्रश्न। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु, जिनको हम भोजन के रूप में पचाते हैं। आइए देखते हैं अपना टॉपिक, बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल, जैव अणु। बायोमॉलिक्यूल में जैव अणु हमारा टॉपिक है। अब इस बायोमॉलिक्यूल से ही जो प्रश्न है, ये इसके टॉपिक से ही जैसे ही शुरू हुआ है वैसे ही प्रश्न इससे बनने शुरू हो जाते हैं। क्या प्रश्न बनना शुरू हो जाते हैं कि ये जो बायोमॉलिक्यूल जैव अणु होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं और 2 प्रकार और भी होता है। टोटल अगर देखें तो बायोमॉलिक्यूल के जो टाइप हैं ये 5 टाइप के हैं। कितने टाइप के हैं? 5 टाइप के हैं, 5 प्रकार के हैं। जिनको अगर डिवाइड करें तो ये 2 प्रकार हमको दिखाई देंगे। एक ऊर्जा देने वाले, जो एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देने वाले, और दूसरे हैं जो ऊर्जा नहीं देते हैं, जिनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो जिनसे ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है, इनमें 2 पदार्थ आते हैं, कार्बनिक है, एक है विटामिन और एक है मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब होता है खनिज पदार्थ। ये 2 पदार्थ ऐसे हैं जिनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। अब इस पे अगर प्रश्न पूछा जाए कि एक व्यक्ति जो अपने भोजन में विटामिन ए, बी, सी या कोई भी विटामिन जो है B12 तक लेता है तो उसे कितना ऊर्जा मिलती है, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा का मात्रक यहाँ हम अपने शरीर के लिए क्या रख रहे हैं? कैलोरी। कितना ऊर्जा मिलेगी? 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। खनिज पदार्थों में अगर देखें, खनिज पदार्थों के लिए, तो खनिज पदार्थों के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमें ऊर्जा मिलने के लिए है वो है हमारा, खनिज पदार्थ के लिए जो ऊर्जा है वो है हमारे लिए वाटर। जल भी क्या है? एक प्रकार का खनिज पदार्थ है। एक प्रकार का खनिज पदार्थ है, मतलब एक गिलास जल में, एक गिलास जल से अगर प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस 2015 में, कब पूछा गया है प्रश्न? यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक गिलास जल पीने से कितनी ऊर्जा मिलती है, तो आंसर होगा 0 कैलोरी। आंसर क्या होगा? 0 कैलोरी। कितना हो जाएगा आंसर? 0 कैलोरी हो जाएगा। तो ये अभी हमने जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं इनको 2 भागों में डिवाइड किया है।
ये दो भाग हैं, एक ऊर्जा देने वाले और एक जो ऊर्जा नहीं देते हैं। तो जो ऊर्जा नहीं देते हैं उनमें कौन से हैं? विटामिन हैं, और विटामिन के साथ साथ क्या हैं? मिनरल्स हैं। विटामिन और मिनरल्स दो हो गए ऊर्जा देने वाले। ऊर्जा देने वाले पदार्थों में हमारे पास 3 पदार्थ हैं, और वो हैं कौन कौन से? एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, और तीसरा है हमारे पास फैट, और इस फैट का दूसरा नाम होता है लिपिड। क्या नाम होता है बच्चों? लिपिड होता है। प्रोटीन को प्रोटीन ही बोलते हैं, और कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट, या आम बोलचाल की भाषा में इसे हम शर्करा भी कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और शर्करा में क्या अंतर है। क्या कार्बोहाइड्रेट शर्करा एक ही चीज़ है? नहीं, दोनों में डिफरेंस है। कार्बोहाइड्रेट अलग होता है और शर्करा अलग होती है। ये 3 पदार्थ हमको ऊर्जा देते हैं, और इन पदार्थों को जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं, और जो ऊर्जा नहीं देते हैं उसमें कौन से हैं? विटामिन हैं और मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं आपके। ये चीज़ क्लियर है आप लोगों की। अब देखते हैं अपना नया जो डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम देखें तो आगे अब हमें ये देखना होगा कि इसमें हमें पचाना क्या क्या चीज़ें हैं। तो पचाने वाली चीज़ों में देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि भोजन के रूप में हम क्या लेते हैं। तो भोजन के रूप में हम क्या लेते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स या मिनरल्स, यही लेते हैं। अब इसमें जो महत्वपूर्ण भाग है ये हमें मिलता कहाँ से है? तो ये हमें प्लांट से मिलता है। कुछ लोग जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। जो प्लांट से मिलता है वो कहाँ पे जाता है? प्लांट वाला। प्लांट से जो मिलता है वो हमें किससे मिलता है? जैसे स्टार्च है, सेलुलोज है, हमारे पास प्रोटीन्स हैं, वसा भी मिलता है हमें प्लांट से। एनिमल से भी प्राप्त होता है, जंतुओं से भी हम प्राप्त करते हैं फैट को, कार्बोहाइड्रेट को। मिनरल्स हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से है, जैसे जल है। और विटामिन्स भी हमें किससे प्राप्त होते हैं? प्लांट से प्राप्त होते हैं। तो हमारा जो सिस्टम था डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, वो आपको देखना है यहाँ पे। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखते हैं तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम देखेंगे कि हमें पचाना क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसको पचाने के लिए हमारे पास कौन कौन से आ गए हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब सवाल उठता है, क्या हमें विटामिन और मिनरल को पचाने की आवश्यकता नहीं होती है? तो अभी हम उसका आंसर दे देते हैं, आगे समझाएंगे। तो हमको उसको विशेष डाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा डाइजेशन होगा वो केवल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से ही होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, कार्बोहाइड्रेट जो है हमारा, इसको अगर देखें तो इसमें ये किससे बने होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनने के साथ साथ ये किस चीज़ से है? इनके खासियत क्या है, विशेषता क्या है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को जब हम जलाते हैं प्रयोगशाला में, लैब में 1 ग्राम को, तो हमको ऊर्जा मिलती है 4.3 किलो कैलोरी। कितना मिलती है? 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितना मिलेगी? 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये होगा आपका 4.3 ही नहीं है, ये 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब ऊर्जा हमें मिल गई।
ये कार्बन हाइड्रोजन से बने हैं और ये कैसे पदार्थ हैं, ये कार्बनिक पदार्थ हैं। ये कैसे पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं जो ऊर्जा देते हैं। और क्या ऊर्जा है, ऊर्जा देने वाले भी पदार्थ हैं। कार्बनिक भी हैं और ऊर्जा देने वाले भी हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है मोनोसेक्राइड, ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा शर्करा होती है, एक हमारी क्या होती है, शर्करा होती है। और दूसरा होता है हमारा जिसको बोलते हैं शुगर, जिसको शर्करा कहते हैं। दूसरा होता है पॉलीसेकेराइड, इसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। क्या बोल रहे हैं बच्चों, पॉलीसेकेराइड। जो शर्करा होती है यह स्वाद में मीठी होती है और जल में घुलनशील होती है। और क्या होती है, जल में घुलनशील होती है। ये जो होती है पॉलीसेकेराइड, यह ना तो स्वाद में मीठी होती है, ना तो स्वाद में मीठी होती है और ना ही जल में घुलनशील होती है, और ना ही जल में घुलनशील होती है। वाटर डिजॉल्व नहीं होती है या वाटर सॉल्युबल नहीं होती है। जो वाटर सॉल्युबल है वो कौन है, शुगर है। तो इससे आपको इतना अंतर समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट और शर्करा में क्या अंतर है। कार्बोहाइड्रेट और शर्करा में जो अंतर होता है, जो आपके कार्बोहाइड्रेट है ये वाला हिस्सा, इस कार्बोहाइड्रेट के ही एक भाग है शुगर और दूसरा क्या है, पॉलीसेकेराइड, या इसी को बोलते हैं नॉन शुगर। तो अगर अब पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट और शर्करा में क्या अंतर है, तो शर्करा स्वाद में मीठी और जल में घुलनशील होती है। कार्बोहाइड्रेट का ही यह एक भाग है। कार्बोहाइड्रेट से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा जल में घुलनशील या स्वाद में मीठा ही होगा, क्योंकि उसका दूसरा भाग क्या है, पॉलीसेकेराइड है। यहाँ तक बात क्लियर हो पा रही होगी आप लोगों को। देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, जिससे हमारा मनोबल भी बढ़े, क्योंकि हम लोग बिना खाए पिए आपकी सेवा में लगे रहते हैं। कारण क्या है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो और इस चैनल को क्या किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो प्लीज़ 1 लाख 1 शेयर तो आप लोगों को करना ही पड़ेगा। शुगर या स्वाद में मीठी और जल में घुलनशील है। अब इस शुगर को भी देख लेते हैं कि ये शुगर कितने प्रकार की होती है। तो यह शुगर भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है ये 2 प्रकार की शुगर? तो इसमें 2 प्रकार की जो हमारी शुगर आएगी, पहली है मोनोसेकेराइड और दूसरी है डाइसेकेराइड। पहली कौन सी है, मोनोसेकेराइड है, दूसरी कौन सी है, डाइसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का नाम आप लोग जानते होंगे, जिसको बोलते हैं एक अणु शर्करा, और डाइसेकेराइड को बोलते हैं द्वि अणु शर्करा। एक अणु शर्करा और द्वि अणु शर्करा बोलते हैं। अब जो एक अणु की, ये आपके कार्बोहाइड्रेट में हमने देखा था कि ये कार्बोहाइड्रेट को अब हमने देख लिया कि ये क्या है, इसका शुगर और शुगर या शर्करा। ये शर्करा भी कितने प्रकार की होती है, ये शर्करा भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है मोनोसेकेराइड और दूसरा होता है डाइसेकेराइड, द्वि अणु शर्करा। और ये क्या है, इसका थर्ड भाग हमने क्या देखा था, पॉलीसेकेराइड देखा था, जो स्वाद में ना तो मीठा होता है और ना ही जल में क्या होता है, घुलनशील, और जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, जल में घुलनशील
नहीं है। ठीक है, तो मोनोसेक्राइड को बोल रहे हैं एक अणु शर्करा और डाइसेक्राइड को बोल रहे हैं द्वि अणु शर्करा। जो एक अणु शर्करा होती है या द्वि अणु शर्करा होती है, दोनों क्या होंगे कैरेक्टर में, दोनों स्वाद में मीठे और जल में घुलनशील हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कौन मोनोसेक्राइड है और कौन सी डाइसेक्राइड है। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा ये बने किससे हैं, ये बने किससे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जिसमें हम कार्बन को लेते हैं, जब कार्बन की संख्या 2 से 10 के बीच होगी तो ये क्या कहलाएंगे, मोनोसेक्राइड कहलाएंगे। जब कार्बन एटम की संख्या 12 से लेके 54 तक होगी तो इसे क्या कहेंगे, इसे डाइसेक्राइड कहेंगे। और जब कार्बन की संख्या 60 से लेके इनफाइनाइट तक होगी, 60 से लेके इनफाइनाइट तक होगी तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड कहेंगे। अब इसको भी पहचानते हैं, जैसे यहाँ लिख दिया गया C6H12O6, C12H22O11, C18H36, O18, C32H64O32। तो अगर इसमें यहाँ लिख देते हैं C5H10O5 और C2 यहाँ लिख देते हैं C2H4O2। अब इसमें से पूछा जाए कि कौन मोनोसेक्राइड है, कौन सी डाइसेक्राइड है और कौन सी पॉलीसेक्राइड है, तो क्या आंसर बताएंगे आप, देख के बता सकते हैं। तो आप यहाँ पे प्रश्न इस तरीके से दिया गया है, तो इसको तुरंत पहचानने के लिए आपको क्या होना होगा कि कार्बन की संख्या, कार्बन एटम की संख्या जब 2 से 10 के बीच होती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, मोनोसेक्राइड। तो यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या को देखने के लिए हम यहाँ देख लेते हैं। तब तक आप लोग जल्दी जल्दी बताइए कि कौन कौन से हो सकते हैं मोनो, डाई और पॉली। यहाँ पे फर्स्ट में जो कार्बन है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ थर्ड में कितना है कार्बन की संख्या 6 है। तो 2, 5, 6, 2, 5, 6 ये किसके बीच आ रहे हैं, 2 से 10 के बीच में आ रहे हैं, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये क्या कहलाएंगे, आपके मोनोसेक्राइड कहलाएंगे। और यहाँ पर फोर्थ से आप देखिए, इसमें कार्बन की संख्या 12 है, 18 है, 32 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये डाइसेक्राइड हो जाएंगे। क्योंकि कार्बन की संख्या जब 12 से लेके 54 तक होती है, 54 तक होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइसेक्राइड कहते हैं। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कौन मोनोसेक्राइड है और कौन डाइसेक्राइड है। लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके हल्का सा भी देख लेंगे तो रिकॉल हो जाएगा, इस चीज़ की जिम्मेदारी है। इसके बाद प्रश्न कराए जाएंगे, उसमें यहाँ आप देखेंगे सारे प्रश्न मिलेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा अगर आप कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे। तो ये हमारा मोनोडाई की पहचान हो गई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि मोनोसेक्राइड का क्वेश्चन जो आता है, मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो मोनोसेक्राइड को पहचानने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं, कौन सा हमारा मोनोसेक्राइड है, कौन सा हमारा डाइसेक्राइड है, क्या क्या एग्जाम्पल बनते हैं उसमें। क्या आप लोगों को पता है, कुछ बताएंगे कौन से मोनोसेक्राइड है और कौन से डाइसेक्राइड है, कौन कौन से हैं, कुछ बताएं। आप लोग भी अटेंटिव रहिए। तो मोनोसेक्राइड के जो एग्जाम्पल हैं, पहला है हमारा ग्लूकोज, दूसरा है, पहला है ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज,
और तीसरा है हमारा ग्लैक्टोज। क्या है बच्चों? ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, दूसरा है ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। तीनों का फार्मूला सेम है C6H12O6। अब आप प्रश्न करेंगे सर आप तो बताए हैं अभी जब कार्बन की संख्या 2 से लेकर 10 तक होती है तो वो मोनोसेक्राइड कहते हैं, तो आप 6 आले के क्यों लिए हैं? तो 6 का मतलब हेक्सो शर्करा भी इसको कहते हैं। केमिस्ट्री जो बच्चे पढ़े होंगे उन्हें पता होगा, 6 है तो हेक्सोज होगा, 5 होगा तो पेंटा होगा, 4 होगा तो ट्राई होगा, 3 होगा तो टेट्रा होगा, 2 होगा तो डाई और 1 होगा तो मोनो। तो चूंकि ये हेक्सो शर्करा नेचर में सस्टेन करती है, हमको आसानी से मिल जाती है, तो मैक्सिमम शर्कराएं हेक्सो शर्करा हैं, बाकी डाई और ट्राई ये सब जो मिलती हैं ये लैब में बनाई जाती हैं। इसलिए हम कार्बन संख्या 6 आले को ही नेचर पे जो पाई जाती है इसकी अधिकता होती है, इसलिए इसको ही हम क्या मान लेते हैं? मोनोसेक्राइड मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपका तीनों का फार्मूला है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज, इससे जो प्रश्न बना है फ्रक्टोज से लेके बना हुआ है, यूपीपीसीएस 2017 में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? ये यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया है सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी है इसमें? सबसे मीठी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा है फ्रक्टोज, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? फूलों से, फलों से, शहद से। शहद को हनी, फ्रूट्स और फ्लावर से प्राप्त होती है। ग्लूकोज को शरीर का ईंधन कहते हैं, बॉडी का फ्यूल कहते हैं। शरीर का ईंधन कहते हैं, बॉडी का फ्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? शरीर का ईंधन, क्योंकि यही जो ग्लूकोज है C6H12O6 यही ऑक्सीजन से क्रिया करता है और बनाता है 6 टाइम्स CO2, 6 टाइम H2O प्लस 36 ATP ऊर्जा बनाता है। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बोलते हैं इसको। यही ऊर्जा हमारे शरीर में कार्य करती है। इसी ऊर्जा के बल पे हम आपको क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। जैसे ही ऊर्जा की कमी होगी और फिर हम क्या ले लेंगे? भोजन ले लेंगे। ये बात क्लियर है कि नहीं? आगे देखते हैं। और ये ग्लैक्टोज जो होती है हमारी पाई जाती है मिल्क में पाई जाती है, इसे मिल्क शुगर भी बोलते हैं। लेकिन ये मिल्क शुगर में आप लोग ज़्यादा सुने होंगे लैक्टोज के बारे में। ये ग्लैक्टोज है। लैक्टोज चूँकि डाइसेक्राइड है और आपका ग्लैक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड है। कैसी शर्करा है? मोनोसेक्राइड है ग्लैक्टोज। ये मिल्क में पाई जाने वाली क्या है? मोनोसेक्राइड शर्करा है। और डाइसेक्राइड कौन सी होती है? लैक्टोज होती है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। तीनों का फार्मूला क्या है? सेम है, C6H12O6 होता है। और ऐसी शर्कराओं को हम हेक्सो शर्करा कहते हैं। ये मोनोसेक्राइड शर्करा है, इसलिए यह स्वाद में मीठी और जल में घुलनशील होगी। अब हम देखते हैं डाइसेक्राइड शर्करा किसे कहते हैं। तो डाइसेक्राइड शर्करा का डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या है डिफिनेशन डाइसेक्राइड शर्करा का? तो डाइस ये याद रहेगा, मोनो में 3 हैं, डाई में कितने होंगे? डाई में भी 3 ही हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं देखते हैं। डाई में कौन कौन से हैं? 3 ही हैं। कौन से 3 हैं? डाइसेक्राइड शर्करा, द्विअणु शर्करा भी इसको बोलते हैं। इसके भी एग्जाम्पल क्या हैं? 3 ही हैं। पहला हमारे पास देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या है, किसे डाइसेक्राइड शर्करा कहेंगे। तो डिफिनेशन है, जब दो मोनोसेक्राइड शर्करा और इस मोनोसेक्राइड में कौन सी होगी? हेक्सोज शर्करा। हेक्सोज किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन की संख्या कितनी हो? 6 हो। जब दो मोनोसेक्राइड शर्करा H2SO4, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं, की उपस्थिति में
गर्म की जाती हैं, या जब दो मोनोसैकराइड शर्कराओं को H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो डाइसैकराइड शर्करा प्राप्त होती है। कौन सी शर्करा प्राप्त होती है? डाइसैकराइड प्राप्त होती है। तो दो मोनोसैकराइड शर्करा लेते हैं C6H12O6 प्लस C6H12O6, गर्म करेंगे इसको H2SO4, इसको हीट करने पर क्या बनेगा? C12H22O11 प्लस H2O। ये जो आपका यहाँ कार्बन की संख्या 12 आई है डाइसैकराइड है, ये डाइसैकराइड हुई। अब इस डाइसैकराइड को समझने के लिए कि इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं बच्चों, तो इसके एग्जाम्पल है माल्टोज। कौन सा है? माल्टोज। दूसरा है लैक्टोज। माल्टोज, लैक्टोज, और थर्ड हमारा क्या है? माल्टोज है, लैक्टोज है और सुक्रोज। ये 3 एग्जाम्पल हैं। माल्टोज हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ग्रेन से, अनाजों से प्राप्त होती है। लैक्टोज अभी बताए थे मिल्क शुगर है, लेकिन अभी डाई मिल्क में मोनोसैकराइड बताए थे। मोनोसैकराइड में कौन सा था? ग्लूकोज। और ये कौन सी शर्करा है? डाइसैकराइड है, इसको क्या बोलेंगे? लैक्टोज। थर्ड हमारी है सुक्रोज। ये हमें शुगर केन से प्राप्त होती है, गन्ने से प्राप्त होती है, गन्ने के जूस से। और चीनी शुगर का फार्मूला भी क्या है? सुक्रोज का। इन तीनों का फार्मूला होता है C12H22O11। एक बार देखते हैं हमारे समीकरण क्या पूरी तरीके से व्यवस्थित हैं। तो यहाँ पे समीकरण में देखिए, यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ 6 है, टोटल हो गया 12। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है? 12 है कार्बन। यहाँ हाइड्रोजन आपका 12 है, यहाँ पे 12 है, 24 हुआ। यहाँ हाइड्रोजन 22 है, और यहाँ H2O के साथ क्या लगा हुआ है? 2 हाइड्रोजन, तो कितना हो गया? 24। यहाँ ऑक्सीजन 6 और प्लस 6 कितना हो गया? 12। यहाँ ऑक्सीजन 11 है, प्लस H2O के साथ क्या है? H2O के साथ 1 है तो 12 है। समीकरण हमारा क्या है? व्यवस्थित है। समीकरण क्या है हमारा? व्यवस्थित है। इससे हमें क्या पता चल रहा है? जब दो मोनोसैकराइड H2SO4 की उपस्थिति में हीट करने पर वो किस में बदल जाती हैं? डाइसैकराइड से, और एक जल के मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? हाइड्रोलिसिस हो जाता है, जल अपघटन हो जाता है। यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अगर आप इसका सोर्स समीकरण का जानना चाहते हैं तो इंटर में जो प्रमाणिक किताबें हैं के एन शर्मा वगैरह में आप देखेंगे, उसमें बायोमॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो आप उसको देख भी सकते हैं कि कहाँ से ये आपको चीज़ें ली जा रही हैं। आगे देखते हैं, ये हमारे पास डाइसैकराइड हो गया। अब प्रश्न पूछता है कि शर्कराओं को मीठे क्रम पे, स्वीटनेस के बेस पे, आधार पे अगर शर्कराओं को देखा जाए तो कौन सबसे मीठी होगी? तो स्वीटनेस के आधार पर फर्स्ट में जो है आपकी सबसे मीठी शर्करा सुक्रोज है, और दूसरी शर्करा क्या है आपकी? सुक्रोज है। दूसरी शर्करा जो आती है हमारी स्वीटनेस के आधार पर, उसका नाम है, पहली जो हमारी शर्करा है वो हमारी कौन सी है? फ्रक्टोज। अभी बताया गया है सब्सिट्यूटी। सेकंड पे है सुक्रोज, और थर्ड पे है हमारा ग्लूकोज। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे ही क्या करते जाएंगे? नोट्स बनाते चलेंगे। PDF भी मिलेगा आपको, लेकिन आप इस क्रम में लगाए रहेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मोनो शर्करा हो गई, डाई हो गई। मोनो के 3 एग्जाम्पल थे, डाई के। मोनो के 3 एग्जाम्पल कौन थे? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। और डाई के माल्टोज था आपका, लैक्टोज था और सुक्रोज। जो सुक्रोज सेकंड नंबर पे है, किस पे? मीठे के क्रम पे। अब हम अपना देखते हैं पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड शर्करा कौन सी है हमारी? पॉलीसैकराइड में देखते हैं, पॉलीसैकराइड शर्करा देखते हैं कौन सी है हमारी?
पॉलीसेकेराइड शर्कराओं के बारे में अगर हम कहें तो यह तो ना तो स्वाद में मीठी होती है और ना ही जल में घुलनशील होती है। जो हमारी पॉलीसेकेराइड शर्करा है ये ना तो स्वाद में मीठी होती है और ना ही क्या होती है, जल में घुलनशील होती है, ना ही जल में घुलनशील होती है। पॉली शब्द का मतलब क्या होता है, बहु, और सेकेराइड का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट से। तो इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि पॉलीसेकेराइड शर्करा कैसे बनी होए। तो यहाँ पे अगर हम एक प्लांट लें तो प्लांट में क्या पाया जाता है, रूट, और क्या पाया जाता है, लीफ, पत्तियां पाई जाती हैं, पत्तियां हो गई, और पत्तियों के साथ साथ क्या लगा रहता है बच्चों, फ्रूट्स भी लगे रहते हैं, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। ये प्लांट की क्या है, जब हम प्लांट बॉटनी पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो इन्हीं पत्तियों में आपको बताए थे फर्स्ट डे ही कि इन्हीं पत्तियों में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जो खुलते हैं और बंद होते हैं, जिसके कारण प्लांट किसकी क्रिया करते हैं, रिस्पिरेशन की क्रिया करते हैं। इन्हीं पत्तियों में जड़ के नीचे, जड़ों में देखें तो इस तरीके से पतली पतली क्या होती हैं, नलिकाएं लगी होती हैं, और ये नलिकाएं एक प्रकार की टिश्यू होती हैं। ऐसे टिश्यू को बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। वेस्कुलर का मतलब होता है संवहन ऊतक बोलते हैं। सम का मतलब होता है साथ, वहन का मतलब होता है ले जाने वाले। और ये दो तरीके का होता है, एक जाइलम होता है और एक होता है फ्लोएम। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जाइलम, जा से जाइलम, जा से जल, याद रखिएगा। फ्लोएम का मतलब होता है जो खनिज पदार्थों को ऊपर से नीचे लाए। जाइलम वाला कहाँ ले जाता है, नीचे से ऊपर जल को। और ये जल किससे सिद्धांत पे चढ़ता है, तो कैपिलरी की, आप फिजिक्स में पढ़े होंगे 0.01 mm की अगर कोई पतली नली को अगर जल में डुबोया जाए तो जल कहाँ चढ़ने लगता है, ऊपर की तरफ। इसी तरीके से नीचे जो जड़ें होती हैं इस जल को लेके कहाँ चलती हैं, नी कैपिलरियों की मदद से पत्तियों में। और कितना जल लेके चलती हैं, तो ये जल लेके चलती हैं 12 टाइम। कितना जल पहुँचता है पत्तियों में, तो पत्तियों में जल जो हमारा पहुंचता है 12 टाइम पहुंचता है H2O। और इनसे क्रिया करते हैं कौन सा, यही रिस्पिरेशन के द्वारा पत्तियां वायुमंडल से क्या ले लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। 6 टाइम क्या लेती हैं, CO2। और सूर्य के प्रकाश जब इन्हीं पत्तियों पे पड़ता है तो ये कौन सी क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस। सनलाइट इस पे पड़ती है, सनलाइट पड़ेगी और क्रिया होगी सनलाइट से फोटोसिंथेसिस की। और ये फोटोसिंथेसिस के क्रिया के द्वारा पौधे क्या बनाते हैं, तो वो देखना है क्या बनाएंगे, C6H12O6, 6 टाइम O2 बनाते हैं, प्लस 6 टाइम क्या मिलता है, H2O। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी देखते हैं ये ऑक्सीजन गैस बाहर हो जा रही है। मिला हमको क्या यहाँ पे, मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज। इन्हीं ग्लूकोज के जो यौगिक मिला है ग्लूकोज का, इसी ढेर सारे ग्लूकोज के यौगिकों को आपस में जोड़ दिया जाता है। कम से कम ग्लूकोज के 10 यौगिक मॉलिक्यूल या ग्लूकोज के 10 अणु आपस में जब मिलते हैं तब क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड। अभी इसको बताया भी गया था। 10 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 से लेके इनफाइनाइट तक जो भी संख्या आएगी वो पॉलीसेकेराइड होगी। वैसे समझ लेते हैं जैसे एक चीनी का कण है, तो ये क्या हो गया, चीनी का कण है। इसमें कितने, इसको क्या बोलते हैं, चीनी के कण को क्या बोलेंगे, तो अभी बताएं, इसको सुक्रोज बोलेंगे। और सुक्रोज का मतलब 2 अणु इसमें जुड़े होंगे, किसके, ग्लूकोज के। C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो एक अग में 2 जुड़े हैं तो लगभग 5 कण अगर चीनी के जोड़ दिए जाएं आपस में, तो जो 5 कण जुड़ के बनेगा वो क्या बन जाएगा, पॉलीसेकेराइड हो जाएगा। एक तरीके से ये जटिल अणु हो जाएगा।
तो मिनिमम ग्लूकोज के ढेर सारे अणु जब आपस में जुड़ते हैं और ये भोज पदार्थ बनाते हैं, जिनको पत्तियां क्या करती हैं, किसको दे देती हैं, तनों को दे देती हैं, जड़ों को दे देती हैं, फलों में रहते हैं, और इसी हम पॉलीसेकेराइड को भोजन के रूप में लेते हैं। जब भोजन के रूप में लेंगे, इनको चबाएंगे, तो धीरे धीरे एंजाइम की सहायता से इसी पॉलीसेकेराइड को फिर मोनोसेकेराइड में बदलेंगे, और यही मोनोसेकेराइड हमारा क्या होगा, ग्लूकोज, जो ऑक्सीजन से क्रिया करके हमें ऊर्जा देगा, जो अभी हमने पहले बताया है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस पॉलीसेकेराइड के भी देखते हैं कि इस पॉलीसेकेराइड के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो इस पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हम देखते हैं, इस पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इस पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल देखें तो इस पॉलीसेकेराइड के भी एग्जाम्पल होते हैं। इस पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं, फर्स्ट है पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल, फर्स्ट है पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल जो होता है स्टार्च, जिसको मंड बोलते हैं। दूसरा होता है सेलुलोज, दूसरा कौन सा है, सेलुलोज, सेलुलोज। और तीसरा होता है, फर्स्ट है स्टार्च या मंड, दूसरा है सेलुलोज, थर्ड है हमारा जिसको बोलते हैं क्या, ग्लाइकोजन। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन बोलते हैं। ये ग्लाइकोजन कहाँ बनता है, तो ये ह्यूमन बॉडी एनिमल में बनता है। ह्यूमन बॉडी जैसे हम हैं और अन्य मैमल्स स्तनधारी हैं, इसको बनाने वाला जो ऑर्गन्स होता है वो होता है लीवर, यकृत होता है। बाकी स्टार्च और सेलुलोज कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लीवर जो होता है, यकृत जो होता है, ये क्या बनाता है, ये कौन सा पॉलीसेकेराइड बनाता है, तो कौन सा बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों। ये आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म हुआ, जिसमें हमें कार्बोहाइड्रेट में देखे थे ये किससे बने होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। ये ऊर्जा देने वाले पदार्थ हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक शर्करा और दूसरी पॉलीसेकेराइड। शर्करा में भी दो, मोनोडाई, उसके भी तीन एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से तीन एग्जाम्पल हैं बच्चों, तो आपका है फर्स्ट का मोनोसेकेराइड का ग्लूकोज, लैक्टोज और ग्लैक्टोज, डाई का माल्टोज, सुक्रोज, और कौन सा है थर्ड हमारा, तो लैक्टोज। और इसके बाद जब हम आ जाते हैं पॉली में, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। तो तीनों के तीन तीन एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। बस पॉलीसेकेराइड में याद रखना है कि ग्लाइकोजन मनुष्य के शरीर में, जंतुओं के शरीर में बनता है, जबकि स्टार्च और सेलुलोज कहाँ से बनता है, पत्तियों के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और उसमें कौन सी क्रिया होती है, पॉलीमराइजेशन। किस पॉलीमराइजेशन क्रिया क्या है बच्चों, एक छोटे से कण को ले और उसमें ढेर सारे कण, जैसे चीनी का एक कण है और ढेर सारे कणों को जोड़ देते एक लड्डू बन जाएगा। तो लड्डू चीनी के कणों का क्या हो गया, पॉलीमर। इसको इतना ही समझिए। अगला हमारा बायोमोलिक्यूल्स है फैट। कौन सा है, फैट है। और फैट को देखते हैं, फैट, फैट का दूसरा नाम होता है लिपिड। इसी का दूसरा नाम क्या है, वसा। लिपिड बोलते हैं या वसा बोलते हैं। ये भी किससे बने हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 टाइप के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। जो फर्स्ट होता है वो आपका फैट में 3 प्रकार का है। जो आपका सेकंड है, थर्ड है। तो थर्ड हमारा होता है डेराइव, व्युत्पन्न वसा बोलते हैं इसे। सेकंड हमारा जो फर्स्ट, अगर देखें फर्स्ट वाले में, अगर हम देखें जो हमारा फर्स्ट होता है फैट का, तो इसको बोलते हैं सिंपल फैट बोलते हैं।
सरल वसा बोलते हैं, और सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्स फैट है जिसे जटिल वसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जटिल वसा बोलते हैं। जो सरल वसा है ये दो प्रकार की होती है, एक होती है सैचुरेटेड, एक होती है सैचुरेटेड, दूसरी होती है अनसैचुरेटेड। एक सैचुरेटेड हो गई, दूसरी अनसैचुरेटेड हो गई। जो सैचुरेटेड होती है इसको बोलते हैं संतृप्त वसा, और जो अनसैचुरेटेड होती है उसे बोलते हैं असंतृप्त वसा। इसमें कार्बन का डबल बॉन्ड पाया जाता है, इसमें कार्बन का कैसा बॉन्ड पाया जाता है? सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ये ज़्यादातर प्लांट से प्राप्त होती है, इसे प्लांट फैट भी कहते हैं। ये ज़्यादातर किससे मिलती है? एनिमल से, तो इसे एनिमल फैट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एनिमल फैट भी कहते हैं। जो आपकी असंतृप्त वसा होती है ये भी दो प्रकार, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं असंतृप्त के, इसमें कार्बन का कैसा बॉन्ड पाया जाता है? अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड, और ये प्लांट से प्राप्त होती हैं। एग्जाम्पल जैसे ले लें मूंगफली, पीनट्स ऑयल, सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, मूंगफली का तेल हो ही चुका है, सूरजमुखी सनफ्लावर ऑयल, और इसमें आता है मछली का तेल। क्या आता है बच्चों? मछली का तेल, फिश, मछली का तेल है इसमें। जो हमारा सैचुरेटेड होता है इसमें मिल्क, दूध में पाए जाने वाली वसा, मिल्क फैट, और क्या आता है? बटर, मक्खन, घी, डालडा और नारियल का तेल। नारियल का तेल, ताड़ का तेल, पाम ऑयल बोलते हैं, ये सब आते हैं एग्जाम्पल। तो अब अभी यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये ज़्यादातर एनिमल, जंतुओं से प्राप्त होती है, और ये किससे प्राप्त होते हैं? पौधों से। लेकिन यहाँ पर मछली का तेल लिखा गया है जो कि एनिमल से मिलता है। यहाँ पर डालडा है बच्चों, नारियल का तेल है, ये किससे प्राप्त होता है? प्लांट से। तो ये कैसे हो गया? इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नारियल का तेल और डालडा तो है सैचुरेटेड, लेकिन सैचुरेटेड किससे मिलते हैं? एनिमल से। तो इसका ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में जब हम जाएंगे तो 20 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री टेम्परेचर पर जो वसाएं सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड। और जो वसाएं लिक्विड होती हैं, तरल होती हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? उन्हें बोल देते हैं अनसैचुरेटेड। तो घी, मक्खन, नारियल का तेल, डालडा ठंडी के दिनों में क्या हो जाता है? जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। तो आगे से कौन प्लांट से मिल रही है, कौन एनिमल से, इस पे ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं। बस एग्जाम्पल में ऑप्शन ये देखिए कि 20 डिग्री तापमान पर जो वसाएं सॉलिड हो जाएंगी उन्हें हम क्या कह देंगे? सैचुरेटेड। और जो 20 डिग्री तापमान पर लिक्विड हो जाएंगी उन्हें हम क्या कह देंगे? अनसैचुरेटेड। हमारी बॉडी के लिए कौन सी शर्करा, कौन सी अगर पूछा जाए महत्वपूर्ण है, तो प्लांट फैट महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये वाले जो फैट हम लेते हैं इनको लेने से ब्लड वेसल्स में ये जाके जम जाती हैं, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और जब जम जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा? P बराबर होता है M/B। आयतन जब नलिकाओं का, ब्लड वेसल्स का कम हो जाएगा तो प्रेशर हाई हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर। तो जो जंतुओं एनिमल फैट होते हैं उनसे हाई ब्लड प्रेशर, यही आगे चल के हार्ट अटैक के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी अच्छे से। सेकंड फैट हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स फैट। कॉम्प्लेक्स फैट में क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स फैट लिखा है, थोड़ा जटिल होगा लेकिन बहुत ही आसान है। ये जो वसा होती है ये बनती है जब ग्लिसरॉल का
जब ग्लिसरॉल का एक मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के कितने होते हैं? 3 मॉलिक्यूल। फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक उसी तरीके से देखिए, इसको समझने के लिए जैसे जल को बारे में बोला जाए तो वाटर को ऐसे लिख सकते हैं H2O। तो हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम जब आपस में मिलता है तो क्या बना देता है? जल। उसी तरीके से ग्लिसरॉल का 1 मॉलिक्यूल और फैटी एसिड के 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो सिंपल फैट बनते हैं। और ये सिंपल फैट 2 तरीके के बताए अभी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं। लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स फैट देखते हैं तो इसमें से क्या हो जाता है? एक फैटी एसिड गायब हो जाएगा और इसके जगह पे कोई एलिमेंट जुड़ जाता है, जैसे P जुड़ गया तो बन जाता है फास्फोलिपिड। अभी बताए थे फैट का दूसरा नाम लिपिड होता है, फास्फोलिपिड बन जाता है। और अगर इसके जगह पे S जुड़ जाए, सल्फर जुड़ जाए तो इसके जगह पे अगर ग्लूकोज जुड़ जाए, इसके जगह पे ग्लूकोज जुड़ जाए तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। और ये ग्लाइकोलिपिड और फास्फोलिपिड आगे बताएंगे। जो ह्यूमन सेल होती है या किसी भी सेल होती है तो सेल के 2 भाग बताए गए। अंदर न्यूक्लियस है, अंदर वाला ये वाला भाग कौन सा है? साइटोप्लाज्म है। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की बनी होती है। जबकि प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में क्या है? पॉलीसेकेराइड। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों? कॉम्प्लेक्स में केवल एक एलिमेंट जुड़ जाएगा और ग्लिसरॉल का 1 हीरो रहेगा और फैटी एसिड के 2 ही रहेंगे। अगला हमारा है डेराइव्ड फैट। डेराइव्ड फैट में समझना बहुत ही आसान है। जब इतना समझ गए हैं तो उसको भी समझ ही जाएंगे, बहुत ही आसान है। ग्लिसरॉल का 1 अणु, फैटी एसिड के 2 अणु, और इसमें फैटी एसिड का 1 ही रहता है। कोई 2 तत्व जुड़ जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन जुड़ गया और हाइड्रोजन जुड़ गया, ये 2 तत्व जुड़ गए तो ये बन जाता है डेराइव्ड फैट। और इस व्युत्पन्न डेराइव्ड फैट व्युत्पन्न वसा का जो एग्जाम्पल हमको मिलता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं स्टेरॉयड। क्या बोलते हैं? स्टेरॉयड। स्टेरॉयड होते हैं और ये शरीर की स्टेमिना को बढ़ाते हैं। स्टेमिना को बढ़ाते हैं। स्टेमिना का मतलब क्या है? कार्य शक्ति, इफिशियंसी को बढ़ाते हैं, दक्षता को बढ़ाते हैं। अगर खिलाड़ी में एक खिलाड़ी है मुन्ना और दूसरा है माइकल, कौन सा है? माइकल। माइकल की उम्र अगर 30 वर्ष है और मुन्ना की उम्र 20 वर्ष है तो इसका स्टेमिना ज़्यादा होगा, इसका माइकल का कम होगा। लेकिन अगर वह इन स्टेरॉयड पदार्थों को लेता है इंजेक्शन के रूप में, अगर इंजेक्शन के रूप में लेता है तो इसकी कार्य क्षमता किसकी बढ़ जाएगी? माइकल की। इसीलिए जो ओलंपिक होते हैं उसमें डोप टेस्ट होता है। वो डोप टेस्ट में यही देखा जाता है कि उस व्यक्ति ने, खिलाड़ी ने, उसके यूरिन का, ब्लड का सैंपल लिया जाता है कि उसने कहीं स्टेरॉयड लेके अपनी कार्य क्षमता को तो नहीं बढ़ाया है। अगर उसने स्टेरॉयड को लेके कार्य क्षमता को बढ़ाया होगा तो उसका क्या होगा? उसको चीटिंग मानते हैं और उससे उसका पदक वापस ले लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि स्टेरॉयड भी क्या है? तो स्टेरॉयड भी एक प्रकार का फैट है। तो बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में हमने अपना कार्बोहाइड्रेट और फैट कंप्लीट किया है। प्रोटीन हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। बच्चों, जो वीडियो आपको दिया जा रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए मनोबल का कार्य करता है जो इस लॉकडाउन में हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद।